महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती एवं आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा एवं प्रांतीय सभाओं के सौजन्य से आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में आज हम छत्तीसगढ़ में उपस्थित हैं। इस पवित्र अवसर पर छत्तीसगढ़ के आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान जी को, महामंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। ऐसे अवसर पर आज हम सब का परम सौभाग्य है, आर्य समाज के ऐसे तपस्वी सन्यासी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे स्थानों पर जहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता, हरियाणा की धरती में वो पैदा हुए। आजकल हरियाणा एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। चाहते तो वो भी हम और आपकी तरह आनंद से वहाँ रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गृहस्थ का जीवन नहीं बसाया। अपना जीवन पूरा आर्य समाज, ऋषि दयानंद और वैदिक परंपराओं की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में अनेक बेटे और बेटियों के गुरुकुलों की स्थापना की। और उसी का परिणाम है कि इस कार्यक्रम में ये पीले वस्त्र और ये काषाय वस्त्र भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी तपस्या का परिणाम है। ऐसे हमारे पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज और उनके इस मिशन को व्यवहारिक रूप देने में जिस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, वो भी हरियाणा की धरती में पैदा हुए और कार्य क्षेत्र उनका भी बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में चलता है। आदरणीय कैप्टन रुद्रसेन सिंधु जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य से हम सबको भाव विभोर भी किया और आर्य समाज के सिद्धांतों, परंपराओं, पद्धतियों की बहुत गहरी जानकारी हमारे बीच में दी है। आदरणीय कैप्टन रुद्रसेन जी के पूज्य पिता चौधरी मित्र सेन जी आर्य अपने परिवार में जो संस्कार, विचारधारा ऋषि दयानंद की छोड़ के गए, सौभाग्यशाली होते हैं वो परिवार। और ये परंपराएं बहुत जगह चलती भी नहीं है। ये उन्हीं घरों में चल पाती जो बहुत समझदार होते हैं, बहुत विवेकशील होते हैं, दूर का चिंतन करके सोचते हैं। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन जी ने अपने जीवन काल में कैप्टन रुद्रसेन जी जो हमारे बीच में ही, इनको गुरुकुल में पढ़ाया और उसी काल के संस्कार आज तक इनमें उतनी गति से काम कर रहे हैं और अपने लिए नहीं, पूरे परिवार में करते हैं। और अब तो बेटे सर्वेश को भी, जिसके साथ मैं और डॉक्टर साहब कल इकट्ठे ही फ्लाइट में आए थे, और वो इतने समझदार हैं, अपने आप पीछे वाली सीट पर बैठे और बेटे को हमारे पास में बिठाया, ताकि पता नहीं फिर परिचय का संबंध हो पाएगा या नहीं। लेकिन 1.5-2 घंटा हम फ्लाइट में आपस में इतने नज़दीक आए कि सर्वेश अब परिवार का सबसे मित्र हमारा बन गया है। तो बेटे को भी इस पद्धति से जोड़ दिया है। ये होते हैं किसी भी संस्था, परिवार, समाज की प्रगति के आधार। और ये ऐसा परिवार जिसने अपनी मेहनत से, परिश्रम से आर्थिक वैभव को बहुत बढ़ाया,
लेकिन उनका वो वैभव केवल अपने लिए नहीं अपितु बहुत गुरुकुल देश के भूभाग में चलते हैं, आर्ष परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उस कार्यक्रम में आपका आर्थिक बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे आदरणीय कैप्टन रुद्रसेन सिंधु जी को भी मैं बहुत आर्य समाज की ओर से बधाई, साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। भाइयों और बहनों, हमारे बीच में आर्य प्रतिनिधि सभा छत्तीसगढ़ के प्रधान आदरणीय श्री राम कुमार जी पटेल, जो रात और दिन पूर्णकालिक एक प्रकार से आर्य समाज के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे हनुमान है आर्य समाज के एकमात्र ऐसा व्यक्तित्व कि जिसके पास अपना घर का कोई व्यवसाय और कार्य के लिए समय नहीं, पूरा का पूरा समय आर्य समाज को देश और विदेश में बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री श्री विनय आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, आदरणीय श्री सुरेश अग्रवाल जी, मान्य श्री रूप नारायण सिन्हा जी, आदरणीय श्रीमती मिनल चौबे जी, आदरणीय श्री बिसरा राम यादव जी, मान्य श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, आदरणीय श्री विशेश्वर पटेल जी, और मेरे परम मित्र जो आर्य समाज की गतिविधियों में 24 घंटा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलते हैं, मेरे ओएसडी का भी काम देखते हैं, और इस समय 5 गुरुकुल हम चला रहे हैं, जिसमें आर्ष गुरुकुल भी है, एक बेटियों का गुरुकुल भी है, और उस समय मेरे पास 5300 छात्र देश के लगभग 24 प्रांतों के पढ़ते हैं। 24 प्रांतों के 5300 छात्र। आवासीय हमारी गुरुकुल परंपरा, जिसमें बच्चे सवेरे 4 बजे जागरण होता है, वेदों के मंत्र उच्चारित करते हैं, योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ संध्या हवन का कार्यक्रम होता है। आर्य समाज के सिद्धांत वैदिक मूल्य अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाते हैं। लेकिन पूज्य स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पिछले 20 साल से मैं आर्ष गुरुकुल भी चलाता हूं, जिसमें वेद वेदांग दर्शन शास्त्र व्याकरण के विद्वान भी तैयार होते हैं। उसी के साथ हम ऐसा भी गुरुकुल चलाते हैं जिसमें आज देश आजाद हो चुका है। इस आजाद देश में डॉक्टर भी चाहिए, इस आजाद भारत में इंजीनियर भी चाहिए, इसमें बैरिस्टर भी चाहिए, या पायलट भी चाहिए, या उद्योगपति भी चाहिए, या सेना के लिए अधिकारी और योद्धा भी चाहिए। इस देश के चहुमुखी विकास में यदि गुरुकुल में पढ़ा हुआ एक वैदिक धर्म आर्य समाज से मान्यताओं से ओत प्रोत युवा देश में आईएएस बनेगा, देश का आईपीएस बनेगा, इस राष्ट्र को संचालन में काम करेगा, तो क्या वो राष्ट्र का भला नहीं करेगा? क्या आर्य समाज ऋषि दयानंद को आगे नहीं बढ़ाएगा? और जहां तक आर्य समाज का सवाल है, आर्ष पाठ विधि का सवाल है, स्वामी जी मैं स्वयं आर्ष पाठ विधि में पढ़ा हूं। उसके बाद अपनी बेटी को आर्ष पाठ विधि में पढ़ाया है। अब पोती मेरी आर्ष पाठ विधि में पढ़ती है। आप बताओ, आर्य समाज के जिम्मेदार बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, एक मेरे को बता दो जिनका बेटा बेटी किसी आर्ष पाठ विधि में पढ़ता हो? एक भी नहीं। भाषण देना अलग होते हैं, व्यवहार में काम अलग होता है। मैंने बेटे को गुरुकुल में पढ़ाया, अब इस 1 अप्रैल से एक ही पोता वो भी गुरुकुल में प्रवेश पा चुका है। तो हम गुरुकुलीय परंपरा को भाषण जीवन में जीते हैं, और यही मैं चाहता हूं। स्वामी
धर्मानंद जी महाराज की जो टीस थी, पीड़ा थी, मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं। यही वो लोग हैं जिनकी मेहनत, परिश्रम और सोच से आर्य समाज में विद्वान और आर्य समाज के ऐसे वेदों के विद्वानों की परंपरा जिंदा रह सकती है। आर्ष पाठ विधि के गुरुकुल बंद हो गए तो आर्य समाज जिंदा नहीं रह पाएगा। इसको बचाना है तो इस परंपरा को मैं रुद्रसेन जी कैप्टन साहब को बधाई देता हूं। आप जो इस मिशन को बढ़ा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। भारत की संस्कृति को, विरासत को, परंपरा को, वेदों को बचाने का जो काम है, सही अर्थों में आर्ष गुरुकुलों के द्वारा होगा। लेकिन हमने वहां इतनी मजबूत व्यवस्था के साथ कि उन बालकों का भविष्य सुरक्षित हो, उन बच्चों को भावी जीवन में रोटी, कपड़े, मकान के लिए न तरसना पड़े, उनका आधार जीवन का मजबूत हो और वो उस दिशा में बढ़े, और अच्छे परिवारों के बच्चे जो वैदिक मूल्यों से परिपूर्ण है, उनके बच्चे भी उन संस्थानों में प्रवेश पाने चाहिए। तब इस दिशा में हमारा काम चलेगा। मैं आदरणीय हमारे प्रधान, सार्वदेशिक सभा के प्रधान आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, मैं उनका समर्थन करता हूं। उनकी पीड़ा थी। आज युवा पीढ़ी कहां जा रही है? कहीं दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, दुनिया भर की अव्यवस्थाएं चल रही हैं, युवा पीढ़ी नशों की ओर बढ़ रही है, भारतीय जीवन मूल्यों से हट रही है। उनकी पीड़ा बिल्कुल सत्य है, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई लोगों, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्याएं तो हैं, दिखाई दे रही हैं। आज हमारे घरों के बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। मोबाइल ने बच्चों को गुलाम बना लिया है। टीवी के प्रदर्शन अभद्र दिखाई दे रहे हैं। समाज में उनको ऐसे अधर्मी लोग आ गए जो नशे में डाल करके देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। संस्कारहीन समाज हो रहा है, ये सत्य बात है उनकी। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मेरे और आपके भाषण से नहीं होगा। इसका इलाज तब होगा जब आर्य समाज में विनय आर्य जी जैसे पूर्णकालिक लोगों की टीम खड़ी होगी। ऐसे लोगों की टीम खड़ी होगी और उनका जिम्मेदारी पारिवारिक हम लें और वो रात दिन एक मिशनरी बन करके जनमानस में आर्य समाज का काम करें। वो तब होगा जब हम बुजुर्ग लोग जो अब शारीरिक रूप से हम असमर्थ हो गए हैं, चाहे आर्य समाजों में है, चाहे आर्य प्रतिनिधि सभाओं में है, कहीं पर है, जब हमारे शरीर में सामर्थ्य नहीं, तो हमने अपने अनुभवों के द्वारा नई टीम को तैयार करना चाहिए, नए युवाओं को बढ़ाना चाहिए। हमारा पूर्ण आशीर्वाद उनके साथ होना चाहिए। और मैं उन नौजवानों से भी निवेदन करूं, उनका भी परम कर्तव्य है कि अपने इन आदरणीय बुजुर्गों को, आदरणीय सम्मानित इन अधिकारियों का जिनका आशीर्वाद मिले, उनके प्रति पूर्ण नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद लेते रहें और आर्य समाज के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। बोलो हाय और या ना। आप सहमत हो के नहीं? जो सहमत हैं वो हाथ खड़ा करो। सारे हैं कि नहीं सहमत? तो इस दिशा में आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप जितने यहाँ महानुभाव आए हैं, आर्य समाज के जिम्मेदार लोग हैं, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप सब ये चाहते हैं कि वेदों का प्रचार हो, आर्य समाज की विचारधारा जन जन में जाए, ऋषि दयानंद का विचार लोगों के जीवन का हिस्सा बने, ये सब की इच्छा है। लेकिन वो बैठकर छोटे बड़े आयोजन से नहीं होने वाला। आज टेक्नोलॉजी का युग है, बड़ी तेजी से
दुनिया भर की गंदगी लोगों को परोसी जा रही है। क्या आज हम सबको बैठ करके विचार नहीं करना चाहिए कि उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम भी ऋषि दयानंद आर्य समाज और वेद के प्रचार के लिए कैसे कर सकते हैं? इस दिशा में हमारा काम हो। सभी बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को पूरा आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाएं। और इतने बड़े देश में ध्यान करो, स्वामी दयानंद सरस्वती से जब आर्य समाज और वेद के प्रचार की बात किसी ने कही तो ऋषि ने उस जमाने में कहा था जब सारे देश की आबादी ही 35 करोड़ थी। उस समय ऋषि ने कहा कि मेरे जैसे हजारों सन्यासी देश को चाहिए। ध्यान करो, हजारों सन्यासी चाहिए, तब समाज में एक परिवर्तन आएगा। ऋषि दयानंद एक ऐसा सन्यासी जिसने देश की आजादी के लिए जो बीज बोया, हजारों क्रांतिकारी छाती तान कर राष्ट्र की बलिवेदी पर न्यौछावर होने के लिए आगे बढ़ गए, इस देश की आजादी के लिए काम किया। उस समय जितनी कुरीतियां जो हिंदू समाज को आगे बढ़ने से रोकती थी, हमारे लिए बाधा थी, हमारे लिए कलंक भी थी, उन सारी गंदी परंपराओं को रद्दी की टोकरी में फेंक करके एक नया रास्ता ऋषि दयानंद ने दिया। जो वेद की परंपराएं, जिस वेद से हम अपरिचित हो गए थे, उस वेद से परिचय उस महामानव ने कराया। नारी जाति के लिए, अछूतोद्धार के लिए, आदिवासी गरीब के लिए, एक समता मूलक समाज के लिए वेद के आधार पर एक नया चिंतन ऋषि दयानंद देने में समर्थ हुए। अकेले महापुरुष ने इस देश के कोने कोने विश्व में ऐसी ज्ञान की ज्योति जलाई कि आज वो ज्ञान की ज्योति हमारे सामने प्रकाश दे रही है। अब मेरा और आपका कर्तव्य बनता है कि उनके वो विचार आज के इस युग में और भी ज्यादा आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी हैं। हम आपस में मिलकर के कैसे इस विचार को ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे बीच में मैं ही इस काम को करता हूं। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं भाई और बहनों, ये हम सब के लिए, आर्य समाज के लिए, ऋषि दयानंद के शिष्यों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, जो बहुत परिश्रमी हैं, बहुत जुझारू नेता हैं और रात और दिन इस प्रदेश के विकास उन्नति में काम कर रहे हैं। आज भी मुझे पता लगा, मैं राजभवन में रात को रुका था, किसी कार्यक्रम से 12-1 बजे कार्यक्रम के बाद आए हैं, तो जिनके काम सवेरे शुरू होते हैं रात के 12-1 बजे तक निरंतर चलते हैं। आप सब छत्तीसगढ़ वासियों को इन पर गर्व होना चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रदेश की जनता के लिए, विकास के लिए, कल्याण के लिए पूरा समय समर्पित करके लग रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व का आज आर्य समाज के इस प्रांतीय महासम्मेलन में आना पूरे आर्य समाज की ओर से, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा की ओर से और प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से मैं स्वयं आर्य समाजी होने के नाते उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। तो भाई और बहनों, मैं नम्र निवेदन के साथ कि अभी इस 22 अप्रैल को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है
कि आर्य समाज के भावी प्रचार के लिए हम अपने उन तपस्वी सन्यासी प्रचारकों ने, जिन्होंने भूखे रह करके दुनिया भर के कष्ट उठा करके इस विचार को दिया, वो परंपरा बुझनी नहीं चाहिए। तो इस 22 अप्रैल को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में हमारी तीनों सभाओं की एक बैठक रखी गई है, जिसमें दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा और पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा, जहां ये सभाएं अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार के विषयों पर चिंतन करेंगी। उसी के साथ हमने आज वहां निर्णय लिया है, चौधरी रुद्रसेन जी की भी ध्यान में मैं लाता हूं, कि हम एक बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न आधुनिक सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म गुरुकुल कुरुक्षेत्र में संचालित करने जा रहे हैं कि जो पूरे देश और विश्व में वेद, आर्य समाज और ऋषि दयानंद के विचार को प्रभावी ढंग से लोगों के आगे प्रस्तुत कर सके। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर बालक मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हमारी पुरानी प्रचार की परंपराएं अब सफल होने वाली नहीं है। जिस तरह से अन्य लोग अपना सिस्टम चलाते हैं, उसी प्रभाव के साथ हमने अपने विचार को लोगों को देना पड़ेगा। इस दिशा में हम मजबूती से बहुत व्यवस्थित सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए जून महीने में 3 दिन का हम एक सम्मेलन कर रहे हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, जिसमें पूरे देश के आर्य विद्वान आएंगे और दूसरे कार्यक्रम में सारे देश के आर्य भजनोपदेशक आएंगे और तीसरे कार्यक्रम में सारे साधु संत सन्यासी उसमें आमंत्रित होंगे और आराम से बैठकर हर पहलू पर मजबूती से चर्चा होगी। और आदरणीय विनय आर्य जी, उनकी पूरी टीम और सभी उधर की सभाओं के लोग इस बिंदु पर विचार करके कि हम आने वाली पीढ़ियों को नशा मुक्त कैसे बना सकते हैं, उनको भारत की वैदिक परंपराओं से कैसे जोड़ सकते हैं, और जो अभी चर्चा आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र जी ने की, उसको कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। और सौभाग्य से हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। मैं उनसे अलग से बैठकर जो चर्चा करना चाहता था, अब वो सामूहिक चर्चा कर लेता हूं। इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, धरती मां के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, देसी गौ माता को बचाने के लिए, लोगों का स्वास्थ्य बचाने के लिए और भारत के धन को विदेश में ना भेजे ऐसी व्यवस्था के लिए और किसान की समृद्धि के लिए 1 अप्रैल से राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन राष्ट्रव्यापी बना दिया है और वो है प्राकृतिक खेती का। भाई और बहनों, अब पूरे भारत में मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश में, आपकी अध्यक्षता में, आपके उच्च अधिकारी और कृषि विभाग के लोगों के साथ आप जब भी निश्चित करेंगे मैं स्वयं चल के आऊंगा। और अभी 5 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में वैसा ही एक कार्यक्रम रखा जिसमें मेरे को आमंत्रित किया है। योगी जी 5 बार मेरे को बुला चुके हैं, आसाम के मुख्यमंत्री बुला चुके हैं, हिमाचल में तो मैंने इस काम को शुरू ही किया था। अब ये पूरे देश में ये काम चले। प्राकृतिक खेती, वो खेती क्या है? वो जैविक खेती नहीं है, ध्यान करो। लोग जैविक जैविक जैविक, ये लोगों के मानस में एक बात बैठ गई है। प्राकृतिक खेती बिल्कुल भिन्न है और जैविक खेती बिल्कुल अलग है।
जैविक खेती जो है उसमें किसान का खर्चा नहीं घटता। जैविक खेती में किसान की मेहनत भी कम नहीं होती खेती करने में, और जैविक खेती में 3-4 साल तक उत्पादन भी पूरा नहीं मिलता, और जैविक खेती में पर्यावरण भी दूषित होता है, क्योंकि अधिक गोबर जब खेत में डालते हैं तो उसमें मीथेन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड पर्यावरण को खराब करती है। वो जैविक खेती भारत की मूल खेती नहीं है। ये एक डॉक्टर हार्वर्ड ब्रिटेन से 1945-46 में भारत में पत्नी के साथ आए थे। वो इस जैविक खेती को लेके आए थे और उज्जैन के राजा ने उनको शरण दी और उनसे कुछ काम चलाया था। तब से शब्द चला, भारत तो प्राकृतिक जीवन शैली का देश है। प्राकृतिक खेती क्या है? ध्यान से सुनना और मेरी बात के साथ जुड़िए। आपके प्रदेश में तो जंगलों की कमी नहीं है। क्यों भाई लोगों, जंगल है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में है। उस जंगलों में रहते हैं ना कुछ लोग, और देखे भी होंगे जंगल। अब उत्तर दे मेरे को, इन जंगलों में हजारों प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति हैं। वहां यूरिया कौन देता? बोलो बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो। डीएपी कौन देता है? पेस्टिसाइड कौन डालता है? गोबर की खाद कौन देता है? वहां पानी देने कौन जाता है? कोई भी नहीं जाता। और जंगल का पेड़ जब समय आता फलों से लद जाता है। और जंगल के पेड़ जितने भी हैं उन पेड़ के एक पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला में ले जाओ, टेस्ट कराओ, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं मिलेगी। फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो तत्व धरती में होने चाहिए भरपूर मात्रा में है। वहां केचुआ है, वहां पर सूक्ष्म जीवाणु है, वहां प्रकृति ने सब कुछ बखेरा है। और जंगल की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5 से 3% आपको मिलेगा। जब जंगल में कोई यूरिया नहीं, डीएपी नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, गोबर की खाद नहीं, पानी देने जाता नहीं, प्रकृति स्वयं अपना काम सब कुछ करती है। जब परमात्मा की व्यवस्था जंगल में परिपूर्ण रूप से चलती है तो मेरे आपके खेत में क्यों नहीं चलेगी? जो नियम जंगल में काम करे वही खेत में काम करे। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। और ये खेती आदरणीय मुख्यमंत्री जी देसी गाय पे आधारित है। मेरे पास इस समय 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी से लेकर सोइल टेस्टिंग सब तरह के हैं। और उन्होंने रिसर्च की है, सालों रिसर्च की है। देसी गौ माता, जिसको हम गौ माता की जय, बोलो गौ माता की, गौ माता की। ना दूध पीते ना गौ पालते, गौ माता की हो जाएगी। क्यों साहब? ना गाय का दूध पीते ना गाय पालते, गौ माता की जय कैसे होगी? गौ माता की जय होगी भाई बहनों, समझो, जब गाय किसान के खूंटे पे जाएगी। गौशाला में नहीं, खूंटे पे जाएगी। गायों के लिए गौशालाएं ऐसी ही चीज हैं जैसे बूढ़ों के लिए वृद्धाश्रम है। वही व्यवस्था है। बेचारियों को रोक दिया गया, जो घास फूस दे दिया डाल दिया, कोई जी गई कोई मर गई, अपना टाइम काटा और चली गई। ये तरीका नहीं है। गाय मेरे पास भी है, 6 नस्लें हैं। साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, सारी भारतीय ब्रीडें 6 और विदेशी ब्रीड भी है मेरे पास। पहले मैं पालता था। मेरी एक भी गाय 12 लीटर से नीचे की नहीं प्रतिदिन दूध देने वाली, और 22 किलो तक दूध देसी गाय मेरी देती है। और ये नस्ल मैंने हाथ से बनाई है। और मैंने लक्ष्य लिया 25 किलो तक की मैं देसी गाय बना दूंगा अगले 4-5 साल में। एक गाय 25 किलो भारतीय नस्ल की। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है।
अब भारत में सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े परिश्रम से शुरू हो गया है। गुजरात में जो सेक्स सॉर्टेड सीमन में खुद विदेशों से 2,000 2200 रुपए में एक मंगाता था। वो सीमन क्या है? जब गाय उससे गर्भित होती है तो बछड़ी ही देगी, बछड़ा नहीं देगी। आज खेती में बछड़ों का प्रयोग बंद हो गया, ट्रैक्टर ने बर्बाद कर दिया और बेचारे धक्के खाते हैं सड़कों पर। खेतों में जाते तो वो पीट के निकालते हैं, घूम फिर के सारे स्लाटर हाउस में जाते हैं। तो इसका बढ़िया तरीका हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। और उससे क्या हुआ, मैंने अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 100 गायों को टीके लगवाए, यही सेक्स सॉर्टेड सीमन। मेरी पहले साल में 90 बछड़ियां पैदा हुई और एक एक बछड़ी पैदा होते ही 1 लाख रुपए की है, एक भी 1 लाख रुपए से नीचे की नहीं। ये है तरीका। जब हम ये पद्धति तरीका निकालेंगे, गाय की इज्जत होगी। भाषण देने से गाय नहीं बचेगी, गाय जब लाभकारी होगी तब बचेगी। आपके मेरे घर में जो बच्चा कमाऊ नहीं होता, हम उसे पसंद नहीं करते। जो खाए, गाय खाए 100 रुपए का, दे 50 रुपए का, कितने दिन पालोगे? जो गाय खाए 50 का और दे 100 रुपए का, उसे सब पाल लेंगे। हम इस पद्धति से गाय को आगे बढ़ाने का अभियान भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल चुका है। आने वाले समय में गाय की ब्रीड सुधरेगी, जब इसकी नस्ल सुधरेगी और ये लाभकारी होगी तो अपने आप घर में चली जाएगी। बताओ, जो गाय 20-22 लीटर दूध प्रतिदिन देसी गाय देगी, उसे कौन मारेगा, कौन सड़क पे छोड़ेगा? ये है समझदारी की बात। और ये पद्धति आ गई है। इस पद्धति पे हमने गुजरात में मैंने काम करवाया। वो सेक्स सॉर्टेड सीमन सरकार ने अपनी मशीनें पैदा कर ली। 600 रुपए में एक टीका पड़ता है, बाहर विदेश से वो 2200 रुपए में पड़ता था। लेकिन गुजरात सरकार ने किसानों के लिए वो 50 रुपए में हमने कर दिया, केवल 50 रुपए में। अब अगले 5 साल के बाद वहां सड़कों पे गाय नहीं फिरेंगी, ये बछड़े धक्के खाते नहीं फिरेंगे। गाय का सम्मान होगा, लाभकारी होने से घर के खूंटे पे जाएगी। और गाय जो देसी है, मेरी माताओं बहनों ध्यान से सुनो, माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, डॉक्टर बलजीत सारन। वो विदेशों में भी उन्होंने बहुत काम किया और अब यहाँ कर रहे हैं। उन्होंने रिसर्च किया, देसी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु हैं जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। और देसी गौ माता का मूत्र खनिजों का भंडार है और जितनी बीमारी खेती में आती हैं उनको नष्ट करने की अपार शक्ति वो रखता है। मैं खुद गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ की खेती करता हूं। अभी 1 महीना पहले भारत के कृषि मंत्री स्वयं चल के गए हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वहां गए हैं, 8-10 प्रदेशों के वहां राज्यपाल जी जा चुके हैं, भारत के अनेक मंत्री वहां गए हैं और वहां मुख्यमंत्री वहां गए हैं। मेरे खेत में उत्पादन रासायनिक खेती से कम नहीं होता, कुछ खेतों में ज्यादा होना शुरू हो गया। जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.34 था, आज वो 1 से ऊपर चला गया, 1.7 तक मेरा ऑर्गेनिक कार्बन है। ये स्थिति केवल प्राकृतिक खेती से। वो विधि इतना समय नहीं मैं बता पाऊं, वो तो मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम करेंगे तो मैं उसमें आऊंगा और वहां उन लोगों को जानकारी दूंगा। तो गौ माता का जो आर्य समाज ऋषि दयानंद ने उसके महत्व को समझा, उसको बचाने का अभियान प्राकृतिक खेती है। आज बच्चों के स्वास्थ्य, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर है, लोगों को डायबिटीज, हार्ट अटैक। आप सभी से मैं पूछता हूं, आज से 50 साल पहले कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई कैंसर को नहीं जानता था, कोई अन्य बीमारियां नहीं होती थी। आज अस्पताल भरे पड़े, क्यों? हमारे हर भोजन में जहर है।
ये पानी की जो बोतलें रखी है ना, कौन लिए फिरता था 30 साल पहले? कहीं भी पानी पीते थे। आज धरती का पानी अशुद्ध हो गया। गाय भैंस के दूध में भी यूरिया मिलता है, माँ के दूध में भी यूरिया है। अभी 1.5 महीना पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक महिला साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते उसने जो प्रेजेंटेशन में कहा, वो क्या बोला? उसने 30 ऐसे बालक लिए जो अभी पैदा हुए थे, 1 महीने के थे, और सारों का ब्लड सैंपल लिया और लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो 30 के 30 बच्चों के ब्लड में पेस्टिसाइड पाए गए। ये हाल है। फिर उसने रिसर्च किया है पेस्टिसाइड कहां से आए, तो मां जो दूध पीती थी उस गाय भैंस के दूध में भी पेस्टिसाइड पाए। फिर जो फल फ्रूट साग भाजी अन्न खाती थी उसमें भी पेस्टिसाइड पाए। आज ये हाल बन चुका है। आप और हम जितने धरती पर हैं वही खा रहे हैं जो आपके खेतों में पड़ता है। आप खेतों में जाओ, सारा दिन जहर छिड़का जाता है। अरबों खरबों रुपया देश का बाहर जाता है इनको लेने के लिए। धरती को बर्बाद करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, फिर अस्पताल में भेज करके दूसरा चक्रव्यूह चलता है। जिस देश के लोग स्वस्थ होंगे वो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये मिशन पूरा करने का अभियान हम आर्य समाज के सेनानियों को करना चाहिए। ऋषि दयानंद ने 6ठा नियम लिखा है, संसार का उपकार करना, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। शारीरिक उन्नति कैसे होगी? जहर वाले भोजन से, प्राकृतिक आहार से होगी। और प्राकृतिक आहार कैसे आएगा? देसी गौ माता से आएगा। गाय भी बच गई, धरती भी बच गई, पर्यावरण भी बच गया, पानी भी बच गया, किसान की आय भी बढ़ेगी, लोगों का भला भी होगा, देश का धन बचेगा। इस आयोजन में आपने मुझे बुलाया। मैं आदरणीय राम कुमार पटेल जी और उनकी पूरी टीम को पुनः बधाई देते हुए